सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको पाते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान और साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। सही दिशा और सही समय का ज्ञान हो तो दिनचर्या को बेहतर व्यवस्थित करना संभव हो जाता है और समय का सही प्रबंधन किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं पंचांग के अनुसार क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहते हैं संस्कारों से बड़ी कोई पूंजी नहीं और सकारात्मक विचारों से बड़ी कोई धरोहर नहीं। अगर सुबह की शुरुआत अच्छे वचनों के साथ हो तो व्यक्ति का मन पूरा दिन प्रसन्न रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या है आज का सुविचार सुभाषित। पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्ति वृक्षानं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च। जिस तरह सभी रहते हुए फल और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं, उसी तरह वृक्ष दूर रहकर भी वृक्षारोपण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के लाभ प्रदान किया करते हैं। Just as trees bearing fruits and flowers while being near satisfy humans, in the same way trees provide all kinds of benefits to the person who plants trees while living far away. इस संपूर्ण संसार में ज्ञान अमूल्य है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञानों में परम ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार से मुक्त होकर पूर्ण ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। आज की श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय कौन से हैं जिसमें से ज्ञान दे रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। आइए जानते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, जिसे जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो जनः गीतानावम समारुह्य पारम यातु सुखेन सह। लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या ही नहीं बल्कि साधारण सुख और दुख की श्रृंखला में जकड़े हम मनुष्य निश्चय ही संसार रूपी समुद्र में अब डूबे और तब डूबे की ही स्थिति में स्वयं को पाते हैं। और इसी विकट स्थिति में यदि कोई नाव हमें प्राप्त हो जाए तो दुस्थितियों के थपेड़ों को झेलने वाले भला किस मनुष्य को प्रसन्नता की अनुभूति न होगी। और संसार रूपी सागर की दुस्थितियों से पार पाने में यदि किसी नाव की उपलब्धि या प्राप्ति हो जाए तो कहने ही क्या। जी हाँ, आज ऐसे ही नाव के रूप में ख्यात श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताओं को बतलाने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग की प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित हूँ मैं नारायण दत्त मिश्र। तो आइए आज जान लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताओं के अध्यायवार प्रस्तुति की श्रृंखला में आज की 7वीं कड़ी में क्या है खास। आज क्रमानुसार बात होगी श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अर्थात 13वें तथा चतुर्दश अर्थात 14वें अध्यायों की। 700 श्लोकों वाली भगवद गीता के 13वें अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 35 और इसका नामांतर है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसके साथ ही जान लेते हैं कि चतुर्दश अर्थात 14वें अध्याय में कितनी है श्लोकों की कुल संख्या।
जी हाँ, इस अध्याय में है कुल श्लोक 27 और इस अध्याय का नामांतर या दूसरा नाम है गुणत्रय विभाग। अब जान लेते हैं भगवद गीता के त्रयोदश अर्थात 13वें अध्याय के आरंभिक श्लोक को उच्चारण की दृष्टि से। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। वस्तुतः त्रयोदश अध्याय के नामांतर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इससे ही स्पष्ट है कि यहाँ प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और यहीं समत्व दर्शन की अवस्थिति विशेष को भी बतलाकर भगवान ने जीवात्मा की परम गति प्राप्ति को निरूपित किया है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। निश्चय ही वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान समझता हुआ आत्मा अर्थात स्वयं के द्वारा आत्मा अर्थात स्वयं का नाश नहीं करता, इससे वह स्वतः परम गति को प्राप्त होता है। इसी तरह अग्रिम अर्थात 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग निरूपण के क्रम में सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से समर्पित भक्ति के द्वारा ऊपर उठने की बात प्रतिपादित की गई है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी अर्थात न डिगने वाले या समर्पित भक्ति योग के द्वारा ईश्वर की सेवा अर्थात उपासना करता है, वह 3 गुणों से ऊपर उठकर स्वयं ब्रह्म में एकाकार या ब्रह्ममय होने के योग्य हो जाता है। और अब भगवद गीता के इन 2 अध्यायों का क्या है प्रतिपाद्य विशेष, यह जान लेते हैं। त्रयोदश अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष के संबंध के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि प्रकृति कार्य कारण के हेतु है। हमारे जिंदगी हम जो कुछ करते हैं वो प्रकृति के कारण करते हैं। ये कार्य के सुख दुख का उपभोक्ता पुरुष है। हम जितना ही अपने पुरुष तत्व से जुड़ेंगे उतना ही हम प्रकृति के कार्य और उनके कर्म फलों से विमुक्त होते हुए पुरुष के आनंद को अनुभव कर पाएंगे। चतुर्दश अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को त्रिगुणों के बारे में कहते हैं, सत्व, रजस और तमः। जो सत्व गुणों को अपनाते हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, जो रजोगुणों को अपनाते हैं वो कार्य में निवृत्त हो जाते हैं और जो तमोगुणों को अपनाते हैं वो प्रमादों में लिप्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में सत्व गुण को बढ़ाना है और फिर अपना सब कुछ उनको समर्पित करते हुए ब्रह्मलोक के आनंद को हम अनुभव कर पाएंगे। और अब कवि सुशील की काव्य शैली में प्रस्तुत है इन 2 अध्यायों अर्थात त्रयोदश और चतुर्दश अध्यायों का सार स्वरूप। हैं जितने चर अचर जगत में बुद्धि चित्त मन अहंकार, विषयों में आसक्त मनुज भी भटक रहा रखा अंधकार। माया की कंचन काया की सेवा देता दुख परिणाम, ज्ञानी मुझको जान तत्व से आबसते मेरे उर्धाम। 3 गुणों से युक्त जगत में गुणातीत हूँ मैं सुन पार्थ, ज्ञानी जन का मूल तत्व मैं ही उनका हूँ परमार्थ। गुणातीत ज्ञानी योगी जन आत्मरमण करते हैं रोज, योगी जन में मोद सुधारस का भरता रहता हूँ ओज। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश और चतुर्दश अध्यायों की विशेषताओं को। अगले अंक में अगले क्रम में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश और षोडश अध्यायों की विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान को धन से भी अनमोल बताया गया है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी होती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। अगर बात हो अपनी सेहत यानी स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की, तो अधिकतर लोग सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी क्रियाएं करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा ये समझ नहीं आता। कौन सी क्रियाएं स्वास्थ्य के लिए करना अच्छा है, इसे लेकर भ्रम की स्थिति रहती है। कुछ लोग टहलने को या फोन पर बातें करते करते चलने को ही व्यायाम समझ लेते हैं, तो कुछ लोग जो घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं उनको लगता है क्योंकि उनका सारा समय इसी में निकल रहा है इसलिए अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सेहतमंद रहने के लिए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कौन सी क्रियाएं प्रभावशाली है ये समझने की आवश्यकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कार्डियो वर्कआउट कितना लाभदायक हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए और इसका क्या महत्व है।
स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आजकल कार्डियो वर्कआउट युवाओं में काफी प्रचलित है। कार्डियो वर्कआउट यानी वो व्यायाम या लयबद्ध गतिविधि जो हृदय की गति को बढ़ाती है और बढ़ाकर उसे लक्षित हृदय गति क्षेत्र में ले आती है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय को मजबूत बनाने में भी ये उपयोगी है। कार्डियो व्यायाम हृदय की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। शरीर की ग्लूकोज को अवशोषित करने की क्षमता को भी ये बेहतर करता है। लगभग 150 मिनट पर वीक का व्यायाम हमारे हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको ब्रिस्क वॉक करना है कि चलते समय आपको या तो स्वेटिंग हो या फिर पसीना या फिर सांस फूलने लगे। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टहलने को हम लोग व्यायाम नहीं कहते हैं। ब्रिस्क वॉक या फिर कार्डियो वर्कआउट या फिर आप घर में योगा भी करके, इंडोर एक्टिविटीज़ करके भी व्यायाम सर्दियों में कर सकते हैं। ये वो स्थिति है जिसमें सबसे अधिक वसा और कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फायदे पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि कुछ ही मिनटों में व्यायाम करके कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बात हो फैट कम करने की, वजन घटाने की, तो कार्डियो एक्सरसाइज काफी लाभदायक सिद्ध होती है। कार्डियो एक्सरसाइज यानी हृदय का वो व्यायाम जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है। कार्डियो वर्कआउट शरीर की चर्बी को कम करने का एक सरल तरीका है, जिससे वजन जल्दी घटाया जा सकता है, साथ ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्डियो वर्कआउट पूरे शरीर के साथ हृदय को भी स्वस्थ रखने का प्रभावशाली तरीका है। हमारे हृदय में सबसे ज्यादा फैट्स, वसा और कैलोरी एकत्रित होते हैं। कार्डियो करने से हृदय रोग को दूर रखा जा सकता है। कार्डियो वर्कआउट करने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। इससे हृदय स्वस्थ रहता है। मोटापा और वजन कम करने में उपयोगी है कार्डियो वर्कआउट। नींद अच्छी आती है, मस्तिष्क सक्रिय और चुस्त हो जाता है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, त्वचा स्वस्थ और निखरी होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है, पाचन बेहतर बनता है, शरीर की चय अपचय प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही रक्त में शर्करा का स्तर भी नियंत्रित रहता है। कार्डियो करते समय सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार ही व्यायाम किया जाए। जो बात कार्डियो को अन्य प्रकार के व्यायाम से अलग करती है वो है शक्ति प्रशिक्षण यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कसरत सत्र के दौरान आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। व्यायाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने सुना कि सर्दियों में लोग एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा समय अपने घर में रज़ाइयों में गुजारते हैं, जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है और हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। डायबिटीज़ जिनको है उनका भी शुगर असंतुलित हो जाता है। सुबह आप जब सोती हुई अवस्था से सडनली एक अलर्ट अवस्था में आते हैं, आपका एड्रेनलिन सर्ज होता है। सुबह जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो वक्त है उसमें हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। तो सडनली आप नहीं जाएं उठते ही वॉक के लिए या व्यायाम करने के लिए। थोड़ा सा समय दें, अपने आप को कंफर्टेबल हो जाएं और उसके बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास आप व्यायाम करने के लिए जाएं और ब्रिस्क वॉक करें और रेगुलर रहें अपने व्यायाम में। उसको अपनी दिनचर्या को सर्दियों में चेंज ना करें। कार्डियो वर्कआउट करने की क्षमता एक से दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है। स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ घंटे कार्डियो वर्कआउट के लिए अवश्य निकालने चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करना बहुत ही सरल है, इसे आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। आप पैदल चलकर या साइकिल चलाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं, साथ ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है एक व्यवस्थित तरीके से शरीर की चर्बी और वजन को कम करना। अपनी रोज की दिनचर्या में कार्डियो वर्कआउट के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। व्यायाम करना सेहत को बेहतर रखता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो लोग जो व्यायाम नहीं करते हैं या फिर जिनके पोस्चर्स ठीक नहीं होते हैं, वजन ज़्यादा होता है, उनमें कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
साइटिका की समस्या एक बेहद आम समस्या है जिसका अधिकतर मामलों में कारण होता है अगर रीढ़ की हड्डी में एक तरफ का झुकाव है और स्पाइनल कॉर्ड पर कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, तो जो पैर हैं या जो लेग्स हैं, टांगे हैं, उनमें साइटिका का दर्द हो सकता है। ऐसा होने पर कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं पायल। आज हम सीखेंगे 2 ऐसे आसन जो आपको आपके साइटिका का जो दर्द है उसको कम करने में मदद करेगा। शुरू करेंगे शलभ आसन से। आएंगे अपने पेट पर, पैरों को सीधा रखेंगे, जोड़े रखेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में लेंगे और चिन को लगा देंगे मैट पर। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट पैर को उठाएंगे ऊपर, पैर एकदम सीधा होना चाहिए। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए और श्वास भरते हुए पैर को धीरे से नीचे छोड़ देंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और इसको भी 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर श्वास भरते हुए पैर को नीचे छोड़ देंगे। सेम दोनों पैर के साथ रिपीट करेंगे। दोनों पैर एक साथ रख के श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले लेंगे। रुकेंगे यहाँ 10 सेकंड के लिए और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को नीचे ले लेंगे। अब आ जाएंगे अपनी पीठ पर। दूसरा आसन करेंगे जो है सुप्त कपोतासन। इसमें दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे। अपना राइट पैर रखेंगे लेफ्ट नी के ऊपर और दोनों हाथों से अपने लेफ्ट पैर को अंदर की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए जितना अंदर ले सकते हैं ले लेंगे। फिर से यहाँ रुकेंगे 10 सेकंड के लिए और धीरे से पैर को नीचे छोड़ देंगे और अपना राइट पैर भी नीचे रखेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट पैर को लेंगे ऊपर, दोनों हाथों से राइट पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए वहाँ रुकेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे से राइट पैर को नीचे कर देंगे और लेफ्ट पैर को भी नीचे कर देंगे। यह सेम दोनों आसन 2-2 बार रिपीट करेंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु हंसा जी योगेंद्र से। साइटिका एक ऐसी चीज़ है जहाँ दर्द बहुत होता है कमर में, उसको ध्यान में रखना है। आपको लंबे समय बैठना नहीं है, लंबे समय खड़े नहीं रहना है, चलते रहो और लेटते समय ध्यान दें कि आप सीधे पीठ पर कभी ना लेटें, हमेशा साइड में लेटें और घुटनों को मोड़कर घुटने के नीचे भी तकिया रखें, कमर के बाजू में तकिया रखें, उस भाग को हमेशा वार्म रखें। ये सब बहुत ज़रूरी है। बिस्तर हार्ड ना हो, सॉफ्ट भी ना हो, लकड़ी का तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें खाने में भी कि आप खाने में सूजन कम करने वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है और लहसुन है। और सब्जियां भी हरी सब्जियां पत्तेदार हो, ब्रोकली जैसी चीज़ हो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बस कोशिश यही रहे कि आप ये सब करें और दर्द चला जाए। नमस्कार। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव हैं जो करके छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख के न सिर्फ रोगों से बचाव किया जा सकता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रखा जा सकता है। और वो लोग जो शारीरिक सक्रियता की ओर ध्यान नहीं देते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, बहुत अधिक देर तक बैठे रहते हैं, वो सचेत हो जाएं और ये जान लें कि जीवन में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर चलते रहोगे तो चलते रहोगे। आपके जोड़, मांसपेशियां और स्वास्थ्य बेहतर बने, इसलिए शारीरिक श्रम करना बेहद आवश्यक है। हम भी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं जीवन बेहतर बना रहे, इसके लिए जीवन में नई बातें सीखना आवश्यक है, नई क्रियाएं करना ज़रूरी है। और अगर बात करें नई भाषा सीखने की, तो भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का संचार कर सकते हैं, भाव व्यक्त कर सकते हैं। और अगर बात हो संस्कृत भाषा की, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, तो आइए संस्कृत भाषा को सीखें और सिखाएं। चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः, स्वागतम। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। अपने पिछले अंक में हमने बात की थी उच्चारण से संबंधी कुछ दोषों की। उन्हीं दोषों को हम पहचान जाएं और ठीक कर लें, यही हमारा उद्देश्य है। बोलते समय, उच्चारण के समय कुछ ह्रस्व और दीर्घ संबंधी दोष भी हम कर जाते हैं। ह्रस्व अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़ा। हम कहते हैं शक्ति, जबकि शुद्ध उच्चारण है शक्ति। छोटा ई, जिसे कहते हैं हम ह्रस्व ई, शक्ति। कांति, शुद्ध उच्चारण है कांति, पर अक्सर कांति ऐसा कह देते हैं। उक्ति, शुद्ध उच्चारण है उक्ति। शांति, शुद्ध है शांति। ऋषि, शुद्ध है ऋषि। हम कह देते हैं ऋषि मुनि, जबकि शुद्ध उच्चारण है ऋषि मुनि। उच्चारण के समय कई बार शब्द में दीर्घ स्वर होने पर हम उसका ह्रस्व उच्चारण कर बैठते हैं, जैसे धीरेन्द्र, जबकि शुद्ध उच्चारण है धीरेन्द्र। वीरेंद्र कह देते हैं हम, जबकि शुद्ध उच्चारण है वीरेंद्र। जितेंद्र, यहाँ पर जीतेंद्र कह बैठते हैं, जबकि यहाँ पर शुद्ध रूप जितेंद्र है। ऐसे ही पठति, खादति, लिखति, बहुत सारे शब्द हैं। आपको विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी के शब्दों के सही उच्चारण करने की एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ। सपोज किसी शब्द में पीछे अंतिम में मात्रा ह्रस्व है, जैसे पठति, हम इसको पठति कह देते हैं। अगर यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करना है तो अंतिम लेटर से, अंतिम वर्ण से ठीक पहले हल्का सा पॉज लेते हुए, उसको स्ट्रेच करते हुए बोलना है। जैसे पठति शब्द में ठ पर यदि आप हल्का सा रुकेंगे, तभी आप त में ह्रस्व ई बोल पाएंगे। पठति, खादति, गच्छति। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप भी ऐसे कुछ शब्द खोजिए और उनका उच्चारण करने का प्रयास करिए। यदि आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार। मेहनत से जीवन बने, कुशलता से काम, मीठा बोल रिश्ते बने और कार्यकुशलता से पहचान। किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है, चाहे बात हो संस्कृत जैसी भाषा सीखने की या फिर अपने जीवन में कोई कार्य करने की। तो आप भी अपने जीवन में मेहनत करते रहिए। कोई एक काम जो आपको पसंद है उसमें कुशलता लेकर आएं और सफलता फिर आपके कदमों में होगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। पुनः लौटेंगे भारतीय संस्कृति, योग और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उपाय लेकर। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।